हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच। आज हम यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टेम्परेचर के जो यूनिट हो गए डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट, उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर इज डिफाइंड एज अ थर्मोडायनेमिक property or a thermal state of body which distinguish between hot body and cold body। अगर टेम्परेचर किसी बॉडी का ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी हॉट कंडीशन में है। अगर टेम्परेचर कम है तो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी कोल्ड कंडीशन में है। तो हॉटनेस और कोल्डनेस टोटली डिपेंड होता है टेम्परेचर पे। हॉटनेस और कोल्डनेस टोटली डिपेंड होता है टेम्परेचर पे। अब हमने सुना है कि अगर किसी बॉडी को हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और अगर किसी बॉडी से हीट निकाल लेंगे तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। क्या हीट और टेम्परेचर एक दूसरे पे डिपेंड है? तो हाँ, यस, 100% हीट देने से किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और अगर हीट निकालने से किसी बॉडी का टेम्परेचर में कम होगा या उस डिक्रीज हो जाएगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम ठंडी के दिनों में सुबह जब उठते हैं तो उस केस में हमें ठंडी लग जाती है तो हम हमारे हैंड्स को एक दूसरे के साथ रब कर देते हैं तो हमें थोड़ा कंफर्टेबल फील हो जाता है। तो उस केस में हम कोई हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर मैं हैंड एक दूसरे के ऊपर रब करता हूं तो कुछ फ्रिक्शन हो जाता है, उस फ्रिक्शन की वजह से हीट क्रिएट होता है और वो हीट की वजह से हमें कंफर्टेबल फील होता है। तो मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम को जाते हैं, तो उस टाइम वो अपने बॉडी को वार्म अप करते हैं। मतलब उनकी बॉडी होती है, उसको वो जिम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हीटअप कर देते हैं। तो उस केस में वो क्या करते हैं, वार्म अप करने के लिए अपने हाथ को, पैर को हिलाते हैं। तो हिलाने से उनके बॉडी वार्म अप हो जाती है, थोड़ा सा हल्का सा उसके बॉडी में चेंजेस होता है, टेम्परेचर हल्का सा बढ़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पे तो हम कोई हीट सप्लाइड नहीं कर रहे, फिर भी उसकी बॉडी के टेम्परेचर है थोड़ा हल्का सा बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो टेम्परेचर इज डिपेंडेंट ऑन मूवमेंट और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ बॉडी। मगर अगर जो टेम्परेचर होता है वो उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। मोर प्रिसाइजली बोलेंगे हीट पे तो डिपेंड होता ही है, बट हीट देने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो टेम्परेचर होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ molecules, average kinetic energy of molecules in that system। जो टेम्परेचर होगा वो हीट पे तो डिपेंड करता है, लेकिन हीट देने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है काइनेटिक एनर्जी के। अब इसको समझने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक कोई बॉल है मेटल का, इसे मैं कॉपर मान लेता हूँ। ये मेरे पास एक कॉपर का बॉल है। अब ये जो बॉल है, तो ये बॉल बनाने के लिए इसके कुछ एटम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। ये कुछ कॉपर के एटम्स हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके ये पूरा स्ट्रक्चर या सिस्टम क्रिएट होगी। अब इस सिंगल एटम को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इस सिंगल एटम को जब मैं देखता हूँ तो इसके अंदर कुछ प्रोटॉन होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ न्यूट्रॉन होंगे। मतलब ये एटम भी होगा और डिफरेंट पार्टिकल से बना हुआ होता है। अब ये जो अंदर के पार्टिकल होते हैं इनका कुछ ना कुछ अपना मूवमेंट होता है। ये स्टेशनरी नहीं होते, ये रैंडमली इस एटम के अंदर मूवमेंट करते हैं। और अगर ये मूवमेंट करते हैं तो इनके पास कुछ ना कुछ उनका वेलोसिटी होगा और कुछ ना कुछ इसके पास मास भी होगा। और अगर मास और वेलोसिटी है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा। और हर बॉडी में, हर मेटल में, किसी भी चीज़ को आप कंसीडर करेंगे तो उस जो एटम से बनी हुई है और वो एटम जिस मॉलिक्यूल से
एटम जिस मॉलिक्यूल से बने हुए हैं वो मॉलिक्यूल मूवमेंट में होते हैं, और उस मूवमेंट की वजह से हम वो काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, और वो काइनेटिक एनर्जी होती है इसीलिए उस बॉडी में कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर हमारा डिपेंड होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसको समझने के लिए मैंने आपको अभी जो एग्जांपल दिए थे, जैसे हम हैंड को रब कर देते हैं तो हम कुछ ना कुछ मूवमेंट कर देते हैं, अगर मूवमेंट होंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और काइनेटिक एनर्जी होगी तो टेम्परेचर होगा। जब हम जिम का एग्जांपल दिया था, उस केस में वो लोग जो हैंड और अपने पैर को जब हिलाते थे तब वो मूवमेंट कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे थे, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। अब आप किसी चीज़ को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये क्या है, अगर मान लेते हैं मैं इस एटम को हीट कर देता हूँ, इस एटम को हीट कर देता हूँ, तो हीट क्या है, अगर मैं किसी चीज़ को हीट सप्लाइड करता हूँ तो हीट क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। और अगर किसी चीज़ को एनर्जी मिल जाए, हमें ही क्यों ना होता, अगर हमें कुछ एनर्जी मिल जाए तो एनर्जी होता है, एनर्जी इज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर मुझे एनर्जी मिल जाएगी तो मैं ज़्यादा वर्क कर पाऊँगा, मेरा मूवमेंट बढ़ेगा। सेम उस ऐसा ही होता है, अगर मैं इस बॉडी को हीट कर देता हूँ, और हीट करता हूँ मतलब इसकी एनर्जी मैं इसको सप्लाइड कर रहा हूँ, और अगर वो एनर्जी इस एटम और ये मॉलिक्यूल गेन करेंगे तो इनका जो वर्क होगा, इनका जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट बढ़ेगा। इनका क्या होगा, मूवमेंट बढ़ेगा। अगर मूवमेंट बढ़ेगा तो इनका जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। मूवमेंट बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, और मास तो वही रहेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। और यहाँ पे हीट देने से मॉलिक्यूल्स की अंदर के जो पार्टिकल होंगे उनका वेलोसिटी बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उस केस में टेम्परेचर डेफिनेटली बढ़ेगा। तो हीट देने से टेम्परेचर में कैसे बदलाव आते हैं ये अभी हमने देखा है। तो अभी आप समझ सकते हैं कि हीट देने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी पे प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी को 0 कर दूँ तो टेम्परेचर 0 हो जाएगा। यस, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी अगर 0 हो जाएगी तो उस केस में टेम्परेचर डेफिनेटली 0 हो जाएगा, और उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये हम आगे देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेम्परेचर के यूनिट्स के बारे में। अगर हमें कोई भी चीज़ का मेज़रमेंट करना है तो इसके यूनिट जो होते हैं वो हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी चीज़ को एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई मास है तो उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास इसका यूनिट है केजी। अगर कोई लेंथ है तो उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास यूनिट है मीटर। तो वैसे सेम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमारे पास कोई यूनिट नहीं था, तब हमने टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट स्पेसिफाई किए, और उसमें से सबसे पहला जो यूनिट हमारे पास आया था वो था सेल्सियस। सेकेंड, सेल्सियस के बाद हमने और एक टेम्परेचर का यूनिट डिस्कवर किया और उसको बोला केल्विन। और थर्ड, उसके बाद केल्विन के बाद हमने और एक टेम्परेचर का यूनिट डिराइव किया और उसको बोला फ़ारेनहाइट। तो इस डिग्री सेल्सियस को हम डिनोट करते हैं सी से, केल्विन को हम डिनोट करते हैं के से, और डिग्री फ़ारेनहाइट को हम डिनोट करते हैं एफ से। तो अगर किसी भी चीज़ का यूनिट डिराइव करना है तो हमें पहले उसका रेफरेंस पता होना चाहिए। हम जीरो किसको मानेंगे ये पता होना चाहिए, हम कहाँ से उसको कंसीडर करेंगे ये पता होना चाहिए। जैसे कि प्रेशर के केस में मैंने आपको बताया था कि प्रेशर जो होता है, अगर उसे हम एब्सोल्यूट प्रेशर लेना चाहते हैं तो जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो उस केस में हम बोलते हैं कि किसी सिस्टम का प्रेशर जीरो हो गया, और उसको रेफरेंस मान के हमने फिर प्रेशर को मेज़र करना सीखा था। जैसे अगर आप
हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम में हम बोलते हैं कि हावर, मिनट, सेकेंड, तो उसको कहाँ से डिराइव किया गया है, तो हम जानते हैं कि ग्रीनविच मेरिडियन जो होता है उसको हमने 0 कंसीडर किया है, और जो हमारा अर्थ होता है उसके कुछ अल्टीट्यूड्स होंगे, कुछ लैटिट्यूड्स होंगे, सॉरी कुछ लॉन्गिट्यूड्स होंगे, कुछ लैटिट्यूड्स होंगे, और उस अर्थ को हम डिफरेंट डिफरेंट डिग्री में डिवाइड किया है, और अगर उस डिग्री को हमने कुछ पर्टिकुलर असाइन किया है और जिसमें हम अर्थ को डिवाइड करेंगे, अर्थ को डिवाइड करके उससे हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं, और जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है उसको हम 0 कंसीडर करते हैं। तो टेम्परेचर के केस में भी हमें किसी न किसी को 0 करना था, हमें रेफरेंस चुनना था। तो कुछ साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हमारे पास जो वाटर होता है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो साइंटिस्ट ने ये जो सेंसियल स्केल्स जब डेवलप हो रही थी तो साइंटिस्ट ने माना कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा उसको उसने कंसीडर किया कि इस पॉइंट को हम हमारा रेफरेंस 0 कंसीडर करेंगे। जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा उसको हम 0 कंसीडर करेंगे, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा, जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होगा, उस पॉइंट को हम 100 कंसीडर करेंगे। 100 कंसीडर करेंगे। मतलब डिग्री सेल्सियस स्केल कैसे क्रिएट हुआ, उसका जो 0 होता है वो कब मिलता है हमें, फ्रीजिंग पॉइंट अगर वाटर को हम फ्रीज करेंगे तो उस केस में जो टेम्परेचर होगा उसको हम 0 कंसीडर करेंगे, और अगर वाटर को हम हीट सप्लाई करते रहेंगे, वाटर जिस टेम्परेचर पे बॉयल होगा उसको हम 100 कंसीडर करेंगे। और सेल्सियस स्केल था तो डिग्री सेल्सियस, मतलब इसने एक इंस्ट्रूमेंट या टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस क्रिएट किया, और इसने नीचे एक पॉइंट लिया 0 डिग्री सेल्सियस, ये इसने रेफरेंस चुना एट अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और यहाँ पे एक और रेफरेंस ले लिया और इसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जिसे हम 100 बोलते हैं, और इस केस को फिर उसने इक्वल 100 पार्ट में डिवाइड किया और एक पार्ट को बोला 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस मतलब सेल्सियस स्केल्स में हम फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को कंसीडर करते हैं एज अ लोअर और अपर लिमिट। तो इस फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे सेल्सियस स्केल्स डिपेंड होता है। सेकेंड, इसके बाद एक साइंटिस्ट ने और एक यूनिट डिराइव किया, उसको हम बोलते हैं केल्विन। अब केल्विन में भी हमें किसी 0 रेफरेंस चुनना था, तो केल्विन स्केल में साइंटिस्ट ने जो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर को इनका रेफरेंस माना है। 0 टेम्परेचर ये मोर एक्यूरेटली स्केल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है केल्विन, क्योंकि इसमें जो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है उसको उन्होंने बेस माना है। अब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर क्या होता है, मैंने बताया कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर काइनेटिक एनर्जी हम 0 कर सकते हैं तो उस केस में हम टेम्परेचर को 0 बना सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं 0 कर देता हूँ तो उस केस में जो टेम्परेचर होगा उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। मतलब काइनेटिक एनर्जी, इस एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे 0। तो इस केस में इसने माना कि जिस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है उस टेम्परेचर को मैं अपना बेस मानूंगा, अपना रेफरेंस ले लूंगा, और उसने उस टेम्परेचर को 0 डिग्री केल्विन ले लिया, राइट, 0 डिग्री केल्विन लिया। और इसने और एक पॉइंट को उसका रेफरेंस माना था, वो था ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और इसने इस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को एक वैल्यू असाइन किया, वो था 273.15 डिग्री केल्विन, 273.16 डिग्री केल्विन, 16 डिग्री केल्विन। अब एब्सोल्यूट 0 तो आपको बता दिया। अब ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पे किसी सब्सटेंस उसके 3 फेज में होगा, मतलब उस टेम्परेचर पे वो सब्सटेंस लिक्विड भी होगा, सॉलिड भी होगा और वेपर भी होगा।
जैसे हम वाटर की बात करेंगे, अगर वाटर का ये ट्रिपल पॉइंट है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमें मिल जाता है और उस टेम्परेचर को हम 0 डिग्री केल्विन कहते हैं। अब इस पॉइंट पे वाटर जो है वो आइस भी होगा, वाटर भी होगा और वेपर भी होगा। मतलब इस ट्रिपल पॉइंट पे वो 3 फेज में, किसी भी सब्सटेंस 3 फेज में हो जाता है। तो उस पॉइंट को इसने बोला कि ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को मैं इतना ले लेता हूँ 273.16 डिग्री केल्विन, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को जिस काइनेटिक एनर्जी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसने उसको 0 डिग्री केल्विन मान लिया। अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर मैं इसमें डिग्री सेल्सियस की बात करता हूँ तो हमें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या फिर जो काइनेटिक एनर्जी वो जीरो मिल जाती है -273.15 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब 0 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू ये टेम्परेचर हो जाएगा। और अगर मैं टेम्परेचर और केल्विन और डिग्री सेल्सियस स्केल की बात करता हूँ तो हमारे पास रिलेशन मिल जाता है डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस मतलब इतना होता है, तो केल्विन होगा, उससे हम इसको 273.15 जब माइनस करेंगे तो हमें किसी भी चीज़ का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा। कैसा कि हमारे पास जब कोई टेम्परेचर दिया हुआ होता है सेल्सियस में, जैसे कि हमारे पास एक टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमने अभी एक रिलेशन देखा था, सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन -273, हम वहाँ का 0.15 नहीं लेते तो वहाँ डिग्री केल्विन इज इक्वल टू होगा TC + 273, और इस 27 में 273 ऐड कर देता हूँ तो यह हमें मिल जाएगा 300 केल्विन। तो वैसे हम अगर किसी टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में दिया है तो हम उसको डिग्री केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। केल्विन इज IS मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है। अब इस केल्विन के बाद फ़ारेनहाइट जो स्केल था उसने भी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए उसका कुछ एफर्ट लगा है और उसने कंसिडर किया कि आइस, वाटर और अमोनियम क्लोराइड का इसने एक मिक्सचर ले लिया, उनका रेशो उसने लिया था 1:1, और इस मिक्सचर में एक प्रॉपर्टी उसको मिल गई कि इस मिक्सचर में टेम्परेचर ऑटोमेटिकली स्टेबल कंडीशन में आ जाता था, तो इसने इस टेम्परेचर को कंसीडर किया, ये मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इन तीनों ने अलग अलग रेफरेंस चुने, इसने फ्रीजिंग पॉइंट को 0 माना, इसने एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर को 0 माना, और इसने इस मिक्सचर के टेम्परेचर को 0 माना, और इसने जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है उसको माना था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो उसने माना था 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब जो हमारा टेम्परेचर का स्केल होता है डिग्री सेल्सियस में, उसके जो 100 पार्ट्स होंगे 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में फ़ारेनहाइट ने इसको माना था 32 और इसको माना था 212। मतलब इसमें देखेंगे आप तो टोटल 180 लाइन्स होगी और इसमें देखेंगे तो 100 लाइन होगी। मतलब ये लाइन ज़्यादा है, मतलब इसका सेंसिटिविटी ज़्यादा है। टेम्परेचर हम अगर फ़ारेनहाइट है तो उसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है, इसीलिए हम थर्मोमीटर में जब हम बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं, क्योंकि उनका सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है, हम उसको इजीली मेज़र कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। अब अगर मैं किसी फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, तो किस टाइप में करूँगा, तो उसका भी एक रिलेशन हमारे पास है। कोई भी टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो हम उसको लिखते हैं 5/9 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जनरली आपको बुक्स में ये देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर कोई टेम्परेचर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में चाहिए तो आप इसको लिख सकते हैं
32 प्लस 1.8 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हम अपने नॉर्मल बॉडी की बात करेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो लगभग रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको फ़ारेनहाइट में करना है तो आप उसको ले सकते हैं 32 प्लस 1.2 इंटू हमारा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर था 37, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का वैल्यू मिलेगा, 98 के आसपास आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो वो आ जाएगा आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो हमें टेम्परेचर में टू स्केल जो केल्विन और फ़ारेनहाइट है उसको डिग्री सेल्सियस में करने का तरीका आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। अगर केल्विन में करना है तो आप सीधा ले सकते हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और अगर आपको फ़ारेनहाइट में करना है तो आप ले सकते हैं 32 प्लस 1.8 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो ये दो रिलेशन हमें मिलेंगे, इस रिलेशन से हम टेम्परेचर का किसी भी यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो टेम्परेचर के यूनिट्स थे और टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पसंद नहीं आते हैं तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में आप मुझे सजेशन दे सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।